जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने कहा था कि हम सारा जो हमारा पीजीटी जो मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है सारे उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमने काफ़ी सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, अब कुछ बचा है तो उस सोल्यूशंस के बारे में बात कर लें। तो पहले हमने जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने का वादा किया था, अपने वादे के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ स्टार्ट हियर। इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन तो भी हमारा ध्यान उस पर नहीं है, किसी अन्य वीडियो लेक्चर में उसकी पूरी बात कर देंगे, एक ही में समराइज कर देंगे सारा। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैं पिकअप करूँ, जहाँ ज़्यादा कुछ बच्चों की मांग भी रही है कि सर इस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करिए, कैसे लगा है। तो चलते हैं उस कड़ी में एक क्वेश्चन हम लोग पिकअप करते हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज ये गिवन है कि 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 1 प्लस 2 सॉरी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसके सम के बारे में कहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम समेशंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे समेशन। यहाँ देखा जाएगा ध्यान से, ये जब फैक्टोरियल 5 है ना तो 4 तक आता है। तो अगर मैं इसका एनएफ टर्म लिखूं, जनरल प्रयास करूं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन एन अपान नीचे क्या होगा। देख रहे हैं कि यहाँ इससे एक ज्यादा हो जा रहा है, जो लास्ट टर्म आप लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म यहाँ n है उससे एक ज्यादा होगा तो फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समेशन n अपान फैक्टोरियल n प्लस 1। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं रिजल्ट डेवलप कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और वो रिजल्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड। समेशन 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस r जो होता है ना वो e होता है, एक्सपोनेंशियल। और जहाँ r हमारा कोई भी एक फाइनाइट नंबर्स की हम बात करें, जहाँ n ग्रेटर देन r इक्वल टू n, राइट, ये हमारी बात है। फाइनाइट नंबर r, कोई भी फाइनाइट नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, एक्चुअल में r बिलोंग्स z प्लस यूनियन 0, यानी r 0 भी हो सकता है और कोई हमारा जो है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, तो हमेशा उसकी वैल्यू e आती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, दिस रिजल्ट। और इस रिजल्ट में बड़े सारे क्वेश्चन बनाए जाते थे, देखिए इसी यही क्वेश्चन से जो है क्रिएट किया गया। तो चलते हैं उसको तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़े तो ये हो जाएगा समेशन n अपान, अच्छा ये हमारा फैक्टोरियल n प्लस 1 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 दिस। अब ये हो जाएगा समेशन n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 दिस। अब समेशन अगर अलग अलग हम लोग कर दें तो ये हो जाएगा समेशन n प्लस 1, इसको तोड़ दिया जाए तो n प्लस 1 और ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस समेशन ये हो गया 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 हो गया दिस। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा समेशन 1 अपान फैक्टोरियल n और माइनस दिस व्हाट समेशन 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी वो थोड़ी देर ये सम मिस्टेक्स हियर, सम मिस्टेक स्लाइटली, और ये कंपटीशन में छम में नहीं है। मान लीजिए हाँ हमसे तो ये सब चीजें हो गई, बट नहीं, देखिए यहाँ जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन है, तो मतलब कि nth नेचुरल नंबर्स का हमारा पार्शियल सम है, तो उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ थोड़ी बहुत तो इसको हटाना पड़ेगा ना, दिस इज नॉट वैल्यू, ये वैल्यू नहीं होगी। इसकी कितनी होगी भाई, जब हम लोग n नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं तो वैल्यू ये होती है n प्लस 1 बाई 2 होता है, दिस इज द वैल्यू हियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और समेशन n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 ये होगा दिस। अब प्रोसेस वही है, अब कोई बात नहीं है। ये हो गया हमारा, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये हो गया समेशन यहाँ n स्क्वायर, या इसको n स्क्वायर प्लस n, ये हो गया अपान फैक्टोरियल n प्लस 1, और यहाँ समेशन हो जाएगा n अपान फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है,
अब इसको चलते हैं, तोड़ देते हैं। अब 1/2, अब यहाँ वही बात हुई, अगर इसको मुझे तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, इस फॉर्म का हमेशा लाने का प्रयास होता है। तो चलिए, ये हो गया समेशन, इसको अगर हम ब्रेक करें तो n² + 1 - 1 अपान फैक्टोरियल n+1। अच्छा प्लस, और अभी हम इसका यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सौभाग्य से हमारा ये चीज़ यहाँ यूज आ गया है कि ये समेशन जब इसके पीछे हमने लिखा था तो जस्ट यही है हमारा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय दिस रिजल्ट। यहाँ देखिए, अगर R1 लिखा है, R0 लिखा है, सबके लिए इसकी वैल्यू ही होती है। तो यहाँ इसकी वैल्यू ही हो जाएगी n - e, तो e - e दिस इज इक्वल टू 0, वैनिश हो जाएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 n² - 1 यहाँ ले लें, तो n² - 1 अगर मैं यहाँ ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन n+1 एंड n - 1 एक हो जाएगा अपान फैक्टोरियल n+1, नेक्स्ट प्लस समेशन 1 प्लस में आएंगे तो 1 अपान फैक्टोरियल n+1 दिस, तो 1/2। अब इसको अलग अलग हम लोग करते हैं, तो यहाँ अगर कैंसिल किया जाए तो ये समेशन यहाँ से कैंसिल होगा, तो थोड़ा डायरेक्ट लिखते रहे, जब n - 1 ये हो गया अपान n+1, ये बात हो जाएगी दिस प्लस। अच्छा, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यूजिंग दिस फैक्ट, अच्छा यही बात नहीं, ये भी होता है कि अगर हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू निकालें, n = 0 1 2 3 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो e होता है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल e हियर, तो प्लस e। और ये छोटे मोटे रिजल्ट जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, कंपटीशन की दुनिया में तो याद करना पड़ेगा ना दिस। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड दिस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 ये हो गया, और ये हो गया समेशन n अपान फैक्टोरियल n+1 और -1 समेशन, चलिए समेशन यहाँ ला देते हैं, खींच लें बाहर, तो 1/2 समेशन ये हो गया, और n+1 ये फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ प्लस e/2 हो गया। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। और अगेन हमने इसको यहाँ सॉल्व किया है, बट n+1 के रूप में सॉल्व किया है। तो अगेन अगर यहाँ देखें, इसको अगर अगेन सॉल्व किया जाए तो 1/2 ये हो गया समेशन, अगर हम ब्रेक करें तो n+1 अपान फैक्टोरियल n+1 दिस। अच्छा, अगेन इसकी जो वैल्यू होगी अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो अगेन दिस वैल्यू इज e, यही हो गया, और प्लस e/2 दिस। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा ना, तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई जब हाफ का होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनली हमारे पास बचेगा हाफ समेशन। अब इसको मैं यहाँ तोड़ दूँ तो ये हो जाएगा n अपान फैक्टोरियल n+1 और प्लस 1 समेशन 1 अपान फैक्टोरियल n+1। अच्छा, इसको अगर ब्रेक करना है तो अगेन n+1 एंड -1 कर दीजिए, तो जब अगेन इसको सॉल्व करेंगे दिस इज द कैंसिल हियर, और इसकी वैल्यू e हो जाएगी, तो फाइनली इसकी वैल्यू e/2 आएगी, ये आंसर होगा। जूठे इतना लफड़ा लग गया, तो दिस इज द वैल्यू हियर। देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, व्हाट इज द ऑप्शन। कहाँ चले गए जी तुम, जल्दी निकलो भाई, आओ बाहर, आओ बाहर आओ। इसकी जो वैल्यू है इस ऑप्शन में वो ही आ गया, ये है 2e है, e है, e-1 है और e/2 है। इसमें जो ऑप्शन डी था दिस इज द राइट वन हियर, तो e/2 इज द करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत टफ नहीं है, बट यूजिंग दिस रिजल्ट। अच्छा, ये भी है फैक्टोरियल n+1 लिखा है, n+3 लिखा है, तो उसकी वैल्यू भी e ही हम लिखते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड। बस ये ध्यान देना है कि जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं इस स्तर पे क्वेश्चंस पे, जब फैक्टोरियल हम -2 लिखे, -3 लिखे ना, तो उसकी वैल्यू जो होती है हमारी इन्फिनिटी हो जाती है, और जब 1 अपान चलेगा तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए फैक्टोरियल 1/n - r जो है ना वो e लिखा जाता है, अरे यूज एज ए रिजल्ट, और उसको एज ए रिजल्ट आप यूज करें तो अच्छी चीज रहेगी। चलते हैं अब वो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है,
जैसा पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता रहा वही स्तर है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये डाइवर्जेंस थ्योरम का यहाँ यूज है इस क्वेश्चन में। वैल्यू जो मुझे निकालनी है एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। और जो हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम है वो ये कहता है इसकी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी होता है। तो अगर हम लोग इसका यूज करें इस रिजल्ट का, तो एफ यहाँ डिफाइंड है, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ यहाँ क्या है, एफ जो गिवन है वो ये है कि 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और फाइनली प्लस वाई जेड के कैप दिस डाइवर्जेंस, और ये हो गया हमारा डी। और उसके बाद क्या है कि वेरियस इज द सरफेस, पुरानी चीजें हैं आप द क्यूब बाउंडेड बाय x0 x1 y0 y1 z0 z1। तो ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी इसकी। तो बहरहाल इसके डाइवर्जेंस की अगर वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग देखें यूज करते हैं इसी, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। डाइवर्जेंस ऑफ एफ मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ये 0 to 1, ये 0 to 1। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4x दिस। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y, और यहाँ z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो +y। ये हो जाएगा डाइवर्जेंस, इसका ताबड़तोड़ निकाल सकते हैं। और डी भी जब हम लोग कार्टेशियन में लिखते हैं तो ये dx और dy और ये dz हो जाता है। चलिए सॉल्व करिए। अच्छा, -2y और +y पता है, ये -y हो जाएगा। चलिए आ जाइए 4x -y हो गई बात है। अब हम क्या करें ना, z के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जब लिमिट कांस्टेंट होती है ना तो आप बाउंड्री नहीं होती है कि x के रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में करें या z के रिस्पेक्ट में करें। लेकिन अगर वेरिएशन लिमिट आ जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। चलिए z के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या होगा, ये हो गया 4x, तो सॉरी यहाँ नहीं, x के रिस्पेक्ट में किए हैं, देखिए यही सीलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ z हो जाएगा। दिस इज द 4z। एक बार और देख लें 2y ठीक है, राइट। तो 4z का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 4z² माइनस यहाँ y है, तो दिस इज द yz, लिमिट हो गई 0 to 1, और ये हो गया dx dy। अब ये कैंसिल होकर के हमारा 2 हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब चलिए लिमिट लिख दीजिए z की, तो z की जब लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा, जब 0 लिखने पे तो फाइनली ये 0 हो जाएगा। अब जब हम z1 लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और ये हो जाएगा -y, और यहाँ हो जाएगा dx dy। चलिए y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 0 to 1। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया 2y -y²/2 दिस, लिमिट हो गई 0 to 1, और ये हो गया dx। वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो y की जगह अगर 1 लिखते हैं तो क्या आएगा 2 -½ और ये हो गया dx। तो बाहर हो गया यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे 3/2, और ये इंटीग्रेशन dx का x, लिमिट चढ़ गई 0 to 1, तो 3/2 आएगा। सीधा सपाट था, कुछ था नहीं, बस ओनली कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, और इतना कैलकुलेशन आपसे मांग की जाती है, आपको करना ही होगा और टाइम देना पड़ेगा। तो 3/2 है इसका, और 3/2 जो है इसमें b दिया हुआ है बराबर, बट ऑप्शन 3/2 है, और आपके बुकलेट में जो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ उसके लिए थोड़ा हम आपको एक टेक्निकल आइडिया की बात करेंगे, और वो आप याद रखें। उसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, और आप भी लिखिए। अक्सर मैं लेक्चर्स के दौरान ये बात कहता हूँ, टाइम बचाने के लिए, और इस स्तर पर टाइम मैनेजमेंट माने रखता है, सबको पता है। 1 + i/1 - i, अगर प्लस आयोटा ऊपर है तो आयोटा आता है, और 1 - i और 1 + i नीचे है तो -i, और इसको आप याद ही कर लेना तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इससे क्वेश्चंस लगाने में हमें कितने टाइम की बचत होती है, और इसी पे डिपेंडिंग एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच 1 + i n = दिस दिया हुआ। यूजिंग दिस फैक्ट कीप इन माइंड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,
अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर n 1 होना चाहिए। तो व्हाट इज द n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो n इज इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा। आयोटा रेज टू द पावर 1 होता है। तो देखिए कितना यूजिंग दिस फैक्ट इन कीप इन माइंड 1 होगा, n 4 होगा, तो 4 इसका ऑप्शन अगेन बी दिया हुआ, तो बी इज द राइट वन, राइट है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो रैंक नलिटी पे दिया हुआ है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम टेक्निकल नाम देंगे, टफ नाम नहीं देंगे, बट दिस इज द ट्रिकी वन क्वेश्चन, टेक्निकल है, थोड़े कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है पीजीटी द्वारा, जिन्होंने भी पेपर सेट किया होगा। रैंक नलिटी थ्योरम में क्या यूज है, रैंक का थोड़ा कंसेप्ट यूज है, तो चलते हैं देखते हैं उस कंसेप्ट में क्या चीजें आती हैं, कैसे आती हैं, बात अपनी थोड़ी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का ये है इसमें कि कह रहा है कि इफ द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, और पहले मैट्रिक्स मैं लिख दूं, वो मैट्रिक्स हम लोगों के पास है, वो ये है, मैट्रिक्स है, के है, 1 है, 2 है, और 1 है, -1 है, -2 है, और 1 1 4 है। अच्छा, आर्डर इसका 3/3 है, राइट। इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, नलिटी दी हुई है, न्यू ऑफ टी 1 दिया हुआ है, डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को हम लोग नलिटी भी बोलते हैं, उसी को नलिटी कहते हैं। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी, के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, नलिटी इसकी 1 है, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, इस बेस से क्वेश्चन आया था, वो इवन आर्ट का बड़ा जबरदस्त थ्योरम है वो। ये हमारा क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, और हमेशा दिस इज द, अगर इसको हम बदलते हैं तो लीनियर ऑपरेटर, और लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज मेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इसकी वैल्यू होती है, 3 हो गया ये। अब ये कह रहा है कि रैंक T1 है, सॉरी नलिटी T है, तो रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ T इसका 2 आएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, उसका रैंक 2 आता है, तो पक्का इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, वो डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स हमारा A है, तो उसका डिटर्मिनेंट A0 होता है। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा कि इस वैल्यू के लिए, तो मुझे कोई फाइंड करना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट का 0 कर दीजिए, इस पे क्वेश्चन बनाया गया है, तो निकालते हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया के, अच्छा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछता तो 0 था, बट यहाँ के पूछा जा रहा है, तो के की किस वैल्यू के डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये -4 एंड दिस इज द व्हाट +2, राइट जी। ये हो गया -1, ये और ये हट गया, ये बचा, ये हो गया 4, देखिए भाई कैलकुलेशन तेज पड़ा कर रहा है, ये हो गया +2, अब ये हो गया +2, तो ये और ये हट गया, ये हो गया 1 एंड फाइनली 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2k, राइट। ये हो गया -6, और 2 और 3 हो गया +6, तो के 0 हो रहा है क्या कुछ, अच्छा ये माइनस और +1 यही सब होता है जी, और ये अफोर्डेबल नहीं है, इस तरीके की मिस्टेक आपसे कल्पना भी नहीं की जा सकती, अगर आप करते हैं तो फिर सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। हमारी गलती तो हम स्प्रिंट मान लेंगे भाई। चलिए, ये हो गया -6 और ये हो गया +2 इज इक्वल टू 0, सही है, 2 2 4, तो ये हो गया 2k -2 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली k की वैल्यू -1 आएगी। आप लिख के देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो k की वैल्यू -1 है यहाँ। अच्छा, सीलिंग और मिस्टेक और प्लस माइनस में नहीं है, तो k इज इक्वल टू -1, और -1 इसमें ऑप्शन D है, तो ये हमारा आंसर 2 होगा, D -1। अगर -1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन एक क्वेश्चंस दिया हुआ है जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं, इजी है, कि लेट ए एंड बी विद द 2 यूनिट वेक्टर्स और थीटा उनके बीच एंगल दी हुई है, तो कह रहा है cos θ/2 किसको एक्सप्रेशन में लाएगा, mod ऑफ a प्लस बी है, a माइनस बी है, /2 है, यही सब है। तो चलते हैं mod ऑफ a प्लस बी की बात करते हैं। तो mod ऑफ a भी तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, खोल दीजिए। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर गिवन है, तो फिर ये हो जाएगा mod ऑफ a कैप mod ऑफ b कैप का स्क्वायर पता है ना, प्लस ये होता है 2 mod ऑफ a। इस असर की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट जबान पे रहना चाहिए। ये 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 प्लस ये 2 और नहीं ये सारे, हाँ ठीक, और 2 ये डॉट b, राइट है जी। ये तो हमें यही निकालना है, ठीक है। अच्छा,
तो वो a प्लस बी है और a माइनस बी है स्क्वायर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये मॉड ऑफ में नहीं होता है, दिस वैल्यू इज a डॉट यानी a कैप डॉट b कैप, ये होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको हमेशा जबान पे रहने चाहिए। अब इनको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ a कैप मॉड ऑफ b कैप, और इनके बीच अगर एंगल थीटा है दिस इज द cos थीटा। अब अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ अगेन 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। बाई 2 में मुझे रिजल्ट चाहिए तो तोड़ दीजिए, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप, और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और इनकी महिमा फिनिश हो जाएगी। तो cos थीटा 2 की वैल्यू होगी मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप बाई 2। अब ये आंसर सही होगा, यस, जो ऑप्शन होगा राइट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो प्लस में है डी माइनस सी है, उसके बाद a कैप माइनस b कैप बाई 2 भी है, तो नहीं होगा, प्लस वाला सही है। ठीक है, और यहाँ सी ऑप्शन राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा जो है इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा है लोगों को, हमने जो देखा है बहुत लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट भी किए हैं, कंफ्यूज रहे हैं और सही आंसर क्या है, और सही जब हमारा फाइनल की आंसर आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को लोग ध्यान में रखेंगे, पीजीटी वाले जो भी इस फाइनल आंसर की टच करेंगे। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी यहाँ एनालिसिस कर लें, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी यहाँ कंट्रोवर्शियल मैटर खड़ा हो जाए, बट अगर रिजल्ट पे और बेस की मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है वो सेट थ्योरी है जी 9 10 की। क्वेश्चन ये है कि इफ A and B are two sets such that cardinality of A की जो कार्डिनलिटी है वो 4 है और B की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मतलब जो नंबर की सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनलिटी होते हैं, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B पूछा जा रहा है। ये बात कही जा रही है, तो थोड़ा मैं इसको टाइम लूंगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल कहा था, तो उस कंट्रोवर्सी को फेस करने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और बीच सीधे इसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ कह रहे हैं कि एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट। अच्छा, ये यूनियन बी के बारे में आपका ख्याल क्या है? 3 बातें यहाँ आएंगी। इसकी कार्डिनलिटी की बात पूछी जा रही है यूनियन बी, तो अच्छा मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है, क्या संभावना हो सकती है अगर A इंटरसेक्शन B हमारा जो है अगर फाई है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो फार्मूला होता है, ये सारी यूनियन है और इंटरसेक्शन, यूनियन में कोई दम ही नहीं होगा। अगर यूनियन है तो फिर तो मैटर फिनिश हो जाएगा, नहीं A इंटरसेक्शन है, तो वही तो हम भी कह रहे थे इंटरसेक्शन है ये, तभी तो कंट्रोवर्शियल चीज थोड़ी आ गई। यूनियन होता तो सीधा सटा रिजल्ट है, सबको पता है क्या वो रिजल्ट आता है, कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, ठीक हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पूछा रहा है कि ये इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या होंगे, तो 2 बात होगी। अगर ये इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 होगा, तो n इसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी, ये हो सकता है, अच्छा ये तो बात कभी नहीं होगी कि A कंटेंट इन B, इन नेवर, A के सारे एलिमेंट B में तो होंगे ही नहीं, क्योंकि A की कार्डिनलिटी B की ज्यादा है। अच्छा A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन क्या हो सकता है, वो A इंटरसेक्शन B, ये हमारा B हो सकता है। ये इंटरसेक्शन B किसी भी कीमत पे A नहीं हो सकता। अब आप देखिए क्यों नहीं हो सकता है, अगर ये इंटरसेक्शन B आप A कहेंगे तो फिर ये 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 और 3 में कॉमन तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट हो सकता है, 4 को होगा नहीं, तो फिर ये नहीं होगा, दावे के साथ नहीं हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है कभी 4 नहीं होगी, तो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा वो फिनिश हो जाना चाहिए, कभी नहीं हो सकती है नेवर, क्योंकि 4 एलिमेंट और 3 एलिमेंट में जब कॉमन निकालेंगे तो मैक्सिमम 3 प्राप्त कर सकते हैं, लेस देन आर इज इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ना, या लेस देन आर इज इक्वल टू 4, ये तो हो ही नहीं सकता, इज इक्वल 4 नहीं हो सकता है, तो इज इक्वल 4 नहीं होगा तो मैक्सिमम 4 नहीं होगा, तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 से कम होंगे। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर लिखा जाना चाहिए वो ये होगा, दिस, ये है वो,
इस सेंसर पे बना हुआ। तो 3 होगा या 3 से कम होगा, और कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा वो भी मैं लिख दूँ। चलिए है जी, ये कंप्लीट इसका आंसर है जी। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस योर क्वेश्चन। अब देख लीजिए क्या होगा। तो मैक्सिमम पूछा है 3 है इसका बस। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, भाई कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। हमने सारे सेक्रेट से पर्दे हटा दिए हैं। तो 3 दिया हुआ है, इसमें 4 किसी कीमत पे नहीं होगा। अच्छा आंसर 0 भी हो, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम की बात हमारी इक्वल 3 जाएगी। अगर पूछता कितने होंगे तो 0 और 3 के बीच में हो सकता है, तो फिर ऑप्शन इसका 0, 1, 3 सब सही हो सकता था। 4 नहीं होगा किसी कीमत पे, बट मैक्सिमम 3 होंगे। तो यहाँ डी है इसका ऑप्शन सही है। या जो 3 मारा होगा मैक्सिमम, दैट स्टूडेंट राइट, वो डेफिनेटली पक्का राइट है। चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मैं नहीं लगाऊंगा, y = a raised to the power a minus bx का वो डिफरेंशिएशन निकालना था, ऑर्डिनरी चीजों का था नहीं। अच्छा आगे ना टेक्निकल क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो भला इसमें भी कोई दम नहीं है, बस क्वेश्चन में पूछा गया था कि द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स, हो क्या देखिए ना दिमाग का यूज हुआ है, कि द सम ऑफ ये है 1 4 7 2 5 8 3 6 9 एंड, अगर इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे होंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दिया हुआ है। ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस डिटरमिनेंट्स, और ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b, अगर ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है और b आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, तो इनका सम ये नहीं होता है, इनके अलग अलग सम के इक्वल नहीं होता है, और उसी कंसेप्ट को घुमाया गया। तो सम निकालना है तो सीधे निकालो ना यार, सॉरी बस ऐसे निकाल लो, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इनका और इनका सम निकालना। ये हो गया प्लस 4 4 7 हो गया, 5 5 8 हो गया, और 6 7 9 हो गया। और सारी आप यहाँ 4 5 मत लीजिएगा, 4 4 8 मत लीजिएगा, 7 7 14 मत लीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन ने दिया हुआ है, वो तो कंफ्यूज होकर मार दिए होंगे। नो, आप इसका डिटरमिनेंट अलग से निकाल लीजिए, तो आपके लिए तो कोई माने ही नहीं रखता है। इसका डिटरमिनेंट अलग से निकाल लीजिए, अब इनका सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हिंदी वर्जन में वो ऐसे ही लिखा है कि ये डिटरमिनेंट से लिखा है और ये डिटरमिनेंट से लिखा है, सीधा सम पूछा होगा। बहुत लोग इसको जोड़ के लिख दिए होंगे, ऐसे जोड़ के मत लिखिए, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, अब जो आता है उनको सीधे सम कर लीजिए, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है जी, जो भी आएगा, दिस इज द योर आंसर। तो कहाँ चले गए जी, आ जाओ जल्दी खुल जाओ, टाइम की मत करो हमारा, जल्दी खुलो। इकट्ठे आ गए तो लास्ट पे ठीक है, चलिए आगे। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें आया है बाइनोमियल का, वो ये है, ये दिया हुआ है 1 - 2x + 3x²। ये भी अच्छे क्वेश्चन में थोड़े शुमार होते हैं। यहाँ -n, और हमसे पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n का क्या होगा इस एक्सप्रेशन में। तो एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 1 + x⁻² का, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है वो ये है। अब इस पे पावर का है -n, तो 1 + x⁻² हो जाएगा। अब वो जो tr+1 का जो फार्मूला है NCR x/n - r/a, उस फार्मूले से आप सीधे निकालेंगे, तो x⁻n का जो कोफिशिएंट आएगा फैक्टोरियल 2n/फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ये आएगा। तो इसमें कोई बहुत दम नहीं था, बट ये ध्यान देना था ना कि ये इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान देने चाहिए। 1 + x⁻² हो जाता है, -3 हो जाता है, -4 हो जाता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन देके एग्जामिनर फंसा देता है। तो थोड़ा इस पे ध्यान रहना चाहिए। 1 + x⁻² 2 3 4 तक एटलीस्ट, कम से कम, या 1 + x⁻n का इसका एक्सप्रेशन ध्यान में रहे, तो n 2 3 4 5 6 रख करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसका ये आंसर रहा है, और इसमें जो है ऑप्शन है हमारा वो बी है, तो दिस इज द राइट वन। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है हम लोगों का वो ये है, बार बार भाग जा रहा है जी।
क्यों भाग जा रहा हो, थोड़ा सीरियल वाइज रहो भाई तुम। अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन है, ये अगेन बाइनोमियल थ्योरम पे ही है। बाइनोमियल थ्योरम पे क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर बाई 4, थोड़ा हम इसकी टेक्निकलिटी की बात करेंगे कि कैसे इसको आपको हैंडल करना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ये पावर जो है इस पे 9 है और कह रहा है कि 4th टर्म फ्रॉम द इंड से चौथे टर्म निकालने हैं। यहाँ पता है जितना पॉजिटिव पावर होता है उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं, 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 ये निकालना है इंड से चौथा। तो कौन होगा, प्रारंभ से गिन लीजिए, 6 + 1 होगा, 1 + 2 1 2 3 4 5 6 7, सातवां निकालना मतलब 6 + 1 टर्म निकालना। तो कैसे आप निकालेंगे उसकी मैं बात कर लूँ यहाँ। तो ये जो निकालेंगे आप ना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा हम उसके बारे में एक आइडिया बता दें आपको। मान लीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक रिजल्ट दे रहा हूँ, वो रखे रहे अपने पास। बहरहाल जो हो गया इस बार हो गया, बट आगे बड़े सारे कंपटीशन आने हैं इस स्तर के, तो उनके लिए कम से कम एक रिजल्ट डेवलप हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो वो फैसला सुनाने में देरी न करें, तो उनके लिए मैं डेवलप कर दूँ, बता दूँ, एक ट्रिक आइडिया बता दूँ कि वो कैसे लगाएंगे। बाकी ट्रिक आइडिया में क्या है क्या नहीं वो नहीं पता, बट ये जो है इससे आप रिजल्ट कम से कम क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। क्या करिए ना, हमेशा इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो आप 1 + x⁴n ये बनाने का प्रयास करिए। जस्ट इसी पर एक क्वेश्चन पीछे था, जस्ट अभी हमने लगाया। तो ये जो होता है 1 + nx + n n-1 बाई फैक्टोरियल 2 x² + n n-1 n-3 बाई फैक्टोरियल 3 x³ + n-1 ये होता है। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, राइट, और ये आपका थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म में फैक्टोरियल 3 है। तो जब 6 टर्म लिखेंगे ना तो उससे कम आएगा। जैसे अब देखिए ना, अगर मैं x² 4 कॉमन बाहर खींच लूँ तो क्या आएगा, या देख लीजिए ध्यान से, चलते हैं। x² 4 मैं खींच लिए तो यहाँ पावर कितना आएगा पता है, 9 आ जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, 1 - 4/x² इंटू 2/x², सॉरी x² 4 अगर कॉमन करेंगे, ठीक है, 4/x², 2/x² ये हो गया, राइट। अब ये हमारा जो होगा पावर यहाँ 9 हो गया, तो ये हो जाएगा x पावर 18 हो गया, 9 × 18 और 4⁹9। अब ये हो गया 1 माइनस पर सॉल्व करना, ये हो गया 8/x⁴ पावर 9। अब मुझे कौन टर्म निकालना है, अभी मैंने बताया ना 6 + 1 7 टर्म निकालना है। तो 7 टर्म कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ से देख लीजिए कैसे लिखेंगे। ये क्या है, 1 2 3 है ये, यानी ये जो हमने लिखा है ना इसकी वैल्यू ये 1 2 3 4 है। अगर इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे तो ये वैल्यू मेरी आती है NC4 दिस, यानी 1 2 3 4th टर्म है हमारा, और नहीं तो ये हमारी वैल्यू जो आती है ना वो NC3 होती है, ये है हमारा। तो मुझे 7 चाहिए तो क्या लिखेंगे, x⁴ 18 4⁹9, यहाँ n की जगह 9 है, राइट। अच्छा 4th होता है तो एक कम होता है, उसे ध्यान में रहना चाहिए। अगर 7 है तो 6 निकालेंगे। उसके बाद ये x पावर क्यूब है तो यहाँ आ जाइए, ये -8⁴x/4। अच्छा यहाँ 3 होने का मतलब कि यहाँ जो फैक्टोरियल में है तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो देख लीजिए x की पावर 18/4⁹9, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9/6, और ये हो गया फैक्टोरियल 3। इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 8⁻6 हो जाएगा, और x के पावर 24 हो जाएगा। ये जो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 24, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ये नीचे आएगा तो 1/814 होता है, x⁴ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा अब ये फैक्टोरियल 9 तोड़ेंगे तो 9 × 8 × 7, फैक्टोरियल 6 को कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2। अच्छा 8⁻6 को 2 × 4⁻6 लिखते हैं, 2⁻6 × 4⁻6 होगा, 4⁻9 है, उसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻6 अपान यहाँ जो बचेगा ये 4⁻6 आया, और यहाँ 4⁻9 है,
तो ये हो जाएगा 4 रेज टू दी पावर व्हाट 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा 4 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 6, 2 स्क्वायर करेंगे 3 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 2 4 जा 9। ठीक है जी। ये कितना बचा दिया 12 12 7 84 अपॉन x रेज टू दी पावर 6 ये होगा। तो देखते हैं क्या है ऐसा ऑप्शन 84 अपॉन x रेज टू दी पावर 3 है यहाँ। तो 84 का रहा है 6 है। तो कहीं सीलिंग मिस्टेक हुई है वो कैलकुलेशन में, तो उसको थोड़ा आप देख लें कि वो x रेज टू दी पावर 3 है वहाँ। तो x रेज टू दी पावर 3 का मतलब ये है 1 2 3 4। तो हम 7 टर्म्स निकालना है तो यहाँ 6 ही आएगा। तो वेयर इज द प्रॉब्लम हियर। कॉमन क्या वहाँ ले रहे थे देख लेते हैं। एक्स क्यूब बाई 4 पे 9 होगा। सारी 9 पे 27 ना होगा यार, वो एक्स क्यूब था वो नहीं, एक्स क्यूब है वो। ओ सॉरी, तब गुड़ गोबर हो गया ना गुड़ गोबर। ये एक्स क्यूब है भाई। यही सीलिंग मिस्टेक क्या क्या कर देता है। तो फिर ये तो 27 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू सॉल्व। हमें यहाँ वो टेक्निक की बात करनी थी, जिस टेक्निक से ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करें ताकि आपका आंसर जो है गलत ना आए। तो फिर कितना होगा 27 हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो सही हैं। दिस इज द 27, ये 27 हो जाएगा। दिस इज द 27। अच्छा और यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो फाइनली 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 84 अपॉन एक्स क्यूब। एस कौन है यहाँ, ऑप्शन बी है, तो बी इज द राइट वन। बट ऐसे जब ये क्वेश्चन आए ना तो तुरंत आप ये कॉमन करके 1 कर लीजिए और ये फॉर्म हमेशा लाइए। कीप इन माइंड दिस टाइप। और ये बड़ा स्ट्रांग रिजल्ट है, अक्सर देखा जाता है इस रिजल्ट पे इस टाइप क्वेश्चंस लगाने वाला स्टूडेंट कभी हार मतलब पराजय अनुभव नहीं करता है, हमेशा वो विजित रहता है। तो आप भी उस चीज का हमेशा यूज करें। दूसरा बात एक और यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि ddx आपसे हाइपरबोलिक x से हाइपरबोलिक x और वो tan हाइपरबोलिक x होता है। जो हाइपरबोलिक में जो डिफरेंशिएशन होता है वही डिफरेंशिएशन हमारा सर्कुलर फंक्शन का भी होता है। ddx ऑफ sin हाइपरबोलिक इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो बोथ ऑप्शन आर ट्रू। तो जो भी बोथ ऑप्शन है वो सही है। जिन्होंने वो टिक मारा होगा 100% बात दावे के साथ कही जा सकती है कि बोथ आर द ट्रू है। तो चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ऑप्शंस मारे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो यार। अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ, और क्वेश्चन वो ये है कि इन द प्लेन टचेस द कॉनिकाइड टू देन, इसकी वैल्यू पूछी हुई है क्या है। उस क्वेश्चन को हम लगा दें तभी कुछ बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो। कह रहा है कि कहाँ चले गए, इफ द प्लेन, और प्लेन वो ये दिया हुआ है, क्या है प्लेन भाई, कि x प्लस 2i प्लस 3z इज इक्वल टू p है। और जो कॉनिकाइड का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर टच करता है तो p की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस पे एक रिजल्ट होता है कि रिजल्ट ये है, अगर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर कोई हमारा सेंट्रल कॉनिकाइड है इस फॉर्म का दिस, और ये Lx प्लस my प्लस nz प्लस nz इज इक्वल टू p को टच करता है, तो उसकी जो कंडीशन है वो ये होती है कि L स्क्वायर बाई ए प्लस m स्क्वायर बाई बी प्लस m स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये होता है दिस। और यहाँ एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो L m n है, और ABC हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस ये 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो बाई 2 यहाँ हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
तो यहाँ a इज इक्वल टू हाफ हो गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया, c इज इक्वल टू 3/2 हो गया। बस यहाँ लिख दीजिए। और LMN क्या है, प्लेन में x y z का कोफिशिएंट LMN होता है, तो 1 2 3 है, तो उससे p की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमने इस वीडियो लेक्चर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कुछ टेक्निक दी है या जिन रिजल्टों पे बात की हो, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो बचे हैं हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात और, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट जरूर लिखिए कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप चीज़ें नहीं समझ रहे हैं या क्या आपको और चीज़ चाहिए। तो सब सारी चीज़ों पे हम श्योर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।